हाय, गुड मॉर्निंग। तो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं की पॉइंट्स जो आपको इस एग्जाम में बेनिफिट देंगे कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कौन सी फैक्टर्स हैं जो आपको टेक केयर करने हैं और कौन से फैक्टर हैं जो आपको हो सकता है एग्जाम से बाहर कर दें। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से। हो सकता है आपको पता हो इंफॉर्मेशन, लेकिन एंड ऑफ दिस सेगमेंट आपको पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आप कहां अप्लाई करेंगे और क्या आपकी पोजीशन होगी, किस कट ऑफ पे आपको टारगेट करना है, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, कौन सा सेगमेंट पढ़ना है, कौन सा सेगमेंट छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, कैसा है पैटर्न पहले डिसाइड करते हैं। आपका पूरा एग्जाम 3 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पार्ट ए दैट इज जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे बट सिंगल क्रैक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पार्ट सी जिसमें मैथ के क्वेश्चंस होंगे विच आर मल्टी क्रैक क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो ओवरऑल 20 क्वेश्चंस आने हैं। आपके अटेम्प्ट आपको 15 करने हैं, मैक्सिमम 15 करोगे। अगर 15 से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो फर्स्ट 15 क्वेश्चन आपके चेक होंगे, रिमेनिंग चेक नहीं होंगे। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या 15 के 15 करने की जरूरत है, ये एक फैक्टर है। क्या यहां करने की रिक्वायरमेंट है वो मैं डिसाइड कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे एवरेज स्टूडेंट जिसको जेआरएफ चाहिए इस अपकमिंग एग्जाम में, उसके लिए जस्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं। 7 to 8 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में हो जा रहे हैं तो आप एक सेफ जोन पे हैं। उसके बाद आपको पार्ट ए में रिस्क नहीं लेना है। और इस 7 to 8 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम जो देना है वो 20 मिनट देना है। इससे ज्यादा टाइम आप पार्ट ए में कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं यहां 15 के 15 सही कर दे रहा हूं, वो अलग केसेस हैं, उनका मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मैं जनरल जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो इस एरिया में मैथ्स का पेपर देते हैं उनके पैटर्न की बात कर रहा हूं। अगर आपको सेफ जोन में हमेशा रहना है तो इन 15 क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दो, आप ऑन एन एवरेज एक सेफ जोन पे यहां पे पहुंच जाओगे। और 20 मिनट से ज्यादा यहां देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड सेगमेंट देखिए 40 क्वेश्चन आने हैं, हमारे पास मार्जिन है 15 क्वेश्चन का। ठीक है, 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन टारगेट ये नहीं करना कि मुझे पार्ट बी के 25 के 25 अटेम्प्ट करने हैं। हमें जेआरएफ लेना है। जेआरएफ लेने के लिए सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट है 15 से 16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिए, आप एक बहुत सेफ जोन में हैं। ठीक है, अगर आपके पार्ट बी में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जा रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 90% के आसपास है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर रिस्क लेंगे हो सकता है कि ज्यादा करने के चक्कर में आप एग्जाम से बाहर हो जाओ। पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे जेआरएफ कैसे लेना है। सेकंड टारगेट होना चाहिए मुझे रैंक कैसे इंप्रूव करनी है। और रैंक बहुत ज्यादा आगे जाके मैटर नहीं करेगी। ठीक है, आपका जो जेआरएफ है वो एक इंटरव्यू में एंटर करने का एक बेस है। एक बार इंटरव्यू में एंटर करके उसके बाद उस रैंक का आगे जाके कहीं भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ आपका क्राइटेरिया है, कहीं भी आगे जाके पीएचडी के लिए या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी जॉब के लिए आपको एंट्री दिलाने का एक प्रोसेस है। इसके अलावा आप रैंक क्या लेके आते हैं वो आगे जाके अभी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो 15 से 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है पार्ट बी में। ठीक है, अब देखो 40 क्वेश्चन में से मैं कह रहा हूं आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ऑलमोस्ट 36.5% अज्यूम कर लेते हैं, इतना आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से 36.5% सिर्फ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी भी मैं इसको बोल रहा हूं ये अटेम्प्ट करके आना है आपको। हो सकता है कि इससे कम पे भी काम चल जाए। देन पार्ट सी में आपके टोटल 16 क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम 20 करने हैं। और यहां पे मार्जिन देखिए 40 क्वेश्चन का मार्जिन है। स्टूडेंट कंपेयर करते हैं पार्ट बी और पार्ट सी। ऑन एन एवरेज 80% स्टूडेंट कहते हैं मेरा पार्ट बी बहुत अच्छा हो जाता है, पार्ट सी में गड़बड़ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजन सिंपल सामने देखो, यहां पे मार्जिन 15 क्वेश्चन का है, यहां पे मार्जिन 40 क्वेश्चन का है। 1/3 अटेम्प्ट करने अभी आपको, लेकिन यहां 1/3 भी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपके यहां 15 क्वेश्चन सही हैं तो 15 क्वेश्चन पार्ट सी, 15 क्वेश्चन पार्ट बी और 8 क्वेश्चन पार्ट ए, गारंटी है कि आप इस अटेम्प्ट में जेआरएफ आपके हाथ में होगा। तो पहला फोकस करिए, मुझे मैक्सिमाइज अटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट उतना करना है जिससे मेरा जेआरएफ हो जाए, लेकिन एक्यूरेसी मैक्सिमाइज करनी है। तो पहला फैक्टर जेआरएफ लेने का, एक्यूरेसी शुड बी मैक्सिमाइज। ये इतने से ज्यादा अगर अटेम्प्ट करने जाओगे तो गलतियां इंक्रीज होंगी, एक्यूरेसी डेफिनेटली डिक्रीज होंगी, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे आज बैठे हो। ऑलरेडी जेआरएफ है, वो लोग अगर एग्जाम दे रहे तो डेफिनेटली उनको कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ नहीं है और जेआरएफ हो, तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करने की ट्राई करने जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी डाउन होगी और एक्यूरेसी के चक्कर में आप हो सकता है कि बाहर हो जाएं एग्जाम से। तो इसलिए ये मैं सारे फैक्टर इसलिए बोल रहा हूं। यहां देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं 20 मिनट ऑन एन एवरेज, पार्ट बी में 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और पार्ट सी में 90 मिनट का ऑन एन एवरेज टाइम दिया जाता है। ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, 90 मिनट ये टाइम है, ये आपका 60 मिनट टाइम है, ये आपका 20 मिनट टाइम है। अगर मैं 16 मिनट पार्ट बी को देता हूं, मुझे 15 क्वेश्चन करने हैं, तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को 4 मिनट मिलेंगे। और आप देख लीजिए, कभी भी बैठ के, घर पे भी बैठ के सॉल्व करते हैं, आपका सिंगल का क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 4 मिनट लेता है। हो सकता है एक क्वेश्चन 2 मिनट में हो रहा है तो दूसरा क्वेश्चन 6 मिनट भी ले सकता है। तो एवरेज टाइम जो की रूल है नेट जेआरएफ क्लियर करने का, अगर पार्ट बी में आपने किसी भी क्वेश्चन को करने में 8-9 मिनट लगा दिए तो डेफिनेटली आप एग्जाम से बाहर होना स्टार्ट हो जाओगे। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन पे आपने कर लिया तो आपके इतना प्रेशर होगा कि आप बाकी क्वेश्चन पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इससे बाहर कैसे आना है, स्टार्टिंग के 30-40 सेकंड में आपको डिसाइड कर लेना कि मुझे इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करना है या रिव्यू के लिए छोड़ना है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जो क्वेश्चन लगता है कि मेरे डोमेन का है, मैंने पढ़ा हुआ है और मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, लेकिन उसी इंस्टेंट पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो पहले 30 सेकंड में डिसाइड कर लीजिए अटेम्प्ट और रिव्यू। ठीक है, अटेम्प्ट तभी करना है जब आपको गारंटी हो कि मैं इसको 4 मिनट और विद इन 3 and 4 मिनट में कवर अप कर पाऊंगा। सेम चीज पार्ट सी में मैं आपको कह रहा हूं कि 15 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 6 मिनट टाइम मिलेगा। और इससे कम टाइम पे अगर आप ट्राई करना स्टार्ट करोगे, हो सकता है गलतियां इंक्रीज हो जाएं, क्योंकि यहां पे 4 ऑप्शंस हैं। तो हर क्वेश्चन के ओवरऑल 5 सेगमेंट होते हैं। पहला जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन की, उसके बाद 4 ऑप्शंस हैं। आप इसको कवर अप करने के लिए ऑन एन एवरेज 2 मिनट ले सकते हैं, यहां से इंफॉर्मेशन गैदर करने और सब कुछ करने के लिए। और बाकी सबको, हर ऑप्शन को एनालाइज करने के लिए 1.5 मिनट हर क्वेश्चन को अगर दे सकते हैं, या यहां पे 1 मिनट ले लीजिए, तब भी मेरे पास यहां पे कितने मिनट हो गए, 6 and 7 मिनट लगते हैं अगर इतना टाइम प्रॉपरली देते हैं। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में जाते हो और क्वेश्चन में ट्राई करना स्टार्ट करते हो पार्ट सी का, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है, स्ट्रक्चर्ड है, इसीलिए कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग आती है, बहुत ज्यादा इधर उधर वेरी नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया है। पार्ट सी में 90 मिनट देने होंगे आपको, पार्ट बी में 60 मिनट देने होंगे और पार्ट ए में ऑन एन एवरेज 20 मिनट देने हैं। और बाकी जो 10 मिनट बचे वो आपको अपने सेफ जोन के लिए। बहुत सारे सिस्टम ऐसा होता है कि किसी का सिस्टम बंद हो गया, किसी का सिस्टम हैंग हो गया, आपने बाई चांस गलती से आंसर की में ऑर्डर गलत फिल कर दिया, तो यो 10 सेकंड अपने सेफ जोन के लिए हमेशा रिव्यू के लिए रखिए, ताकि आप प्रेशर में नहीं आए। तो आप अपने टाइम को, जिस स्टूडेंट ने इस एग्जाम में मैनेज कर लिया, वो एग्जाम में डेफिनेटली आराम से जेआरएफ ले सकता है। ठीक है, और ये श्योर है, आपने तैयारी अगर करी हुई है प्रॉपरली 4.5-5 महीने, तो आपके पास इतना नॉलेज जरूर होगा कि आपके डोमेन में इस 60 में से 15 क्वेश्चन जरूर ऐसे मिलेंगे जो आपने क्लास में बैठ के पढ़े होंगे। ठीक है, और सेम चीज इस 40 में से 15 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे, वो भी मैं अभी आपको सेगमेंट डीप ड्राइव बताऊंगा कि क्या करना है। 40 में से 15 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपको आते होंगे। और यहां पे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, 20 में से 7 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलते हैं जो बेसिक कंसेप्ट्स पे होते हैं। ठीक है,
पाई चार्ट या थोड़ा सा बेसिक ऑफ स्टैट पता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्लॉक्स के बारे में पता है, एवरेज के बारे में पता है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको प्रेशर नहीं लेना। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जो इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पे आधा घंटा दे रहे हो तो वो 10 मिनट या तो इसमें मैनेज करने होंगे या इस पे मैनेज होंगे। और डेफिनेटली वो सारे स्टूडेंट जो जनरली गलती करते हैं, जो मेरे पास एग्जाम के बाद रिव्यू आता है कि हमने इसको 1 आवर दे दिया, जो स्टूडेंट पार्ट ए को 1 आवर दे के आ रहा है उसके जेआरएफ होने के चांसेस बहुत कम है। 1 आवर में मैक्सिमम आप 30 मार्क्स ले सकते हो, 1 आवर में मैक्सिमम 30 मार्क्स ले सकते हो। तो ये एक राइट मूव नहीं है, आपको ये राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा। आपको बहुत ज्यादा करना है तो पार्ट ए को 30 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं एक्सटेंड करना। यानी कि अगर आप 15 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं इसका मतलब आप पार्ट ए में ट्राई कर रहे हो, आपका अच्छा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स के स्टूडेंट के लिए सिंपल सजेशन होता है कि आप 7 से 8 क्वेश्चन को ट्राई करो, 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दो। बाकी आपका जो कोर एरिया है उस पर फोकस करो, जिसपे आपने पिछले 6 मंथ में तैयारी करी होगी या जो आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं थोड़ा और डीप ड्राइव। अगर मार्क्स की बात करी जाए तो पहला सेगमेंट 30 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, दूसरा सेगमेंट 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, थर्ड सेगमेंट 95 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यानी कि अब यहां देखो 285 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है, तो टोटल 285, 20 मुझे अटेम्प्ट करने हैं, 4.75, 95 मार्क्स आपके यहां। अगर आप यहां से ऑलमोस्ट 75 मार्क्स को टारगेट कर लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, प्लस यहां पे 45 मार्क्स टारगेट कर लो, और यहां पे ऑलमोस्ट 10 मार्क्स या 15 मार्क्स टारगेट कर लेते हैं, 50% ऑफ दिस, टोटल 60 प्लस 75, 135 मार्क्स का आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 75 मार्क्स लेने हैं, इसका मतलब 15 से 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। 45 लेने हैं यानी कि 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 15 मार्क्स लेने हैं तो 7 to 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 75 में से 45, ठीक है, ऑलमोस्ट 60% आपको अटेम्प्ट करना है। 285 में से 75, ऑलमोस्ट 30% से भी 25% के आसपास अटेम्प्ट करना है। 25% अटेम्प्ट करना है पार्ट सी। जितना सिलेबस आपके पास है उसमें से भी आपने बहुत कुछ छोड़ा होगा, उस छोड़ने के बाद भी अगर आप सिलेबस देखोगे तब भी ये 75 मार्क्स लेना आपके लिए टफ नहीं है। तो इसलिए वो स्टूडेंट इजीली सक्सेस होंगे जो पार्ट सी को बड़े आराम से टारगेट कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है पार्ट सी में 20 के 20 सही करके आते हैं, और जिसके 20 सही हो गए उसका ऑटोमेटिकली जीआरएफ के पास पहुंच गया वो। तो अपने दिमाग को फोकस रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट रखेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा और आगे डीप करते हैं इसको। ये है पिछले 4 सेगमेंट्स का कट ऑफ, जो अभी एग्जाम दिसंबर 2024 का पेपर था, जो फेब 25 में जनरली हुआ है। उस पेपर में जो जनरल कैटेगरी में जीआरएफ की कट ऑफ है वो 100 मार्क्स गई है। अब देखो टोटल पेपर जो होता है 445 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है 200 मार्क्स का, और उस 200 में से 100.5 मार्क्स पे जेआरएफ हो गया जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी का भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं जितना अटेम्प्ट करना है उसका 50% या मैक्सिमम 55% पे ऑन एन एवरेज जनरल कैटेगरी में जेआरएफ हो रहा है। और ये गारंटी है कि आपने पिछले 6 महीने में, 4 महीने में या तैयारी कर रहे हैं, जो आप प्रॉपरली जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के बेस पे 200 मार्क्स का डेफिनेटली पेपर पढ़ा होगा। जितना आप एग्जाम के लिए स्टडी करके जा रहे हैं, अगर उसका 50% भी एग्जाम में बैठ के परफॉर्म कर दिया
तो जेआरएफ डेफिनेटली होने वाला है। तो ये की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रख के आपको तैयारी करना है। कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं, वो देखेंगे। जून का जो पेपर है, अभी रिसेंटली पिछले 7 साल में देखा जाए तो जून पेपर में सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है 117 मार्क्स, ऑलमोस्ट 118 मार्क्स कट ऑफ गई है। लेकिन पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है, आज तक कट ऑफ कभी भी 120 मार्क्स के ऊपर नहीं गई। ठीक है, एक सेशन में 120 मार्क्स गई थी। उसके अलावा जो एवरेज कट ऑफ है वो 100 मार्क्स से लेके 112 मार्क्स के बीच में वेरी करती है। ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड कोई एक आधा केस आता है जहां पे 112 से इंक्रीज कर रही है, नहीं तो कट ऑफ जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है वो 100 से 112 में जाती है। ये है फॉर जेआरएफ। ठीक है, और उसके अलावा अराउंड 90 से 102 के बीच में जाती है एलएस और लेक्चरशिप के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद यहाँ थर्ड कैटेगरी और बनी है जो पीएचडी के लिए है, वो ऑलमोस्ट 33% कट ऑफ रह रही है। 33% यानी कि ऑलमोस्ट 66 मार्क्स जिसके हैं वो कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा थ्रू दिस एग्जाम। अभी जो रिसेंटली है 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आता है, या तो जेआरएफ होगा आपका, या आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जाना है तो उसके लिए सेकंड कैटेगरी बनाई गई है, जिसको पहले नेट बोला जाता था, अब उसको एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया गया है। और थर्ड कैटेगरी है एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि अगर आपके 33% या उससे अबव मार्क्स हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट आईआईटीज वगैरह उनको छोड़ के कहीं भी जाके आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू फेस करेंगे, आपका सिलेक्शन रिजेक्शन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो इस सेशन को छोड़ दिया जाए, 100 मार्क्स, 109 मार्क्स, 108 मार्क्स, ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। मैंने जो आपको पैटर्न बताया, 7 से 8 क्वेश्चन पार्ट ए में, 15 क्वेश्चन पार्ट बी में और 15 क्वेश्चन पार्ट सी में। ये ए, बी एंड सी, इसके अकॉर्डिंग आप ऑलमोस्ट 130 टू 135 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, और इस 130 से 135 मार्क्स का अगर अटेम्प्ट करके आओगे तो बड़े आराम से 115 से 120 मार्क्स आपके आ जाएंगे बेस्ड ऑन आपकी जो गलतियां हैं। ठीक है, डेफिनेटली गलतियां एग्जाम में जरूर होंगी, चाहे आप कितनी भी एक्यूरेसी रख लो, 3 से 4 क्वेश्चन आपके जरूर गलत होंगे। तो वो मार्जिन हमेशा आपको लेके चलना है। अगर मेरे को 115 स्कोर करना है तो आप उसमें 3 से 4 क्वेश्चन का मार्जिन जरूर ऐड करिए, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में अटेम्प्ट करिए। क्लियर है? तो ये ओवरऑल कट ऑफ है, ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए है। जो स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए ये ओवरऑल कट ऑफ है पिछले 4 सेशंस का। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उनका ये कट ऑफ गया है, ओबीसी का ये कट ऑफ है। फर्स्ट रो है जेआरएफ के लिए, सेकंड रो है एलिजिबिलिटी के लिए, और जो पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है वो 33% है जनरल कैटेगरी के लिए और 25% है रिमेनिंग कैटेगरी के लिए। ठीक है, बट इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। लोकल यूनिवर्सिटी में वैसे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम हो जा रहे हैं जिसके बेस पे आप पीएचडी दे सकते हो। अगर ये एग्जाम क्लियर है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, एक बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा मैं इसको डीप लेके जाता हूं, आपको करना क्या है एग्जाम के लिए। आपका पूरा सिलेबस 4 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, जो की कोर सेगमेंट है। ठीक है, यहां से जो पेपर आएगा 115 मार्क्स से लेके 120 मार्क्स के बीच में वेरी करेगा। रियल जो होगा वो 60 टू 65 मार्क्स के बीच में वेरी करेगा। लीनियर जो होगा 50 टू 60 के बीच में वेरी करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, अगर आपका ये सेगमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ होगा। बाकी सेगमेंट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स की जो सिचुएशन है या स्टूडेंट्स का जो रिव्यू है पिछले 10 साल में,
उस रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं जस्ट सजेस्ट करता हूं रियल आप इतना पढ़ लीजिए जहां से आपके 25 से 30 मार्क्स आ जाएं। ये आपके अटेम्प्ट है इन रियल एनालिसिस। और लीनियर एक इजी टॉपिक माना जाता है, सिस्टमैटिकल टॉपिक माना जाता है। ठीक है, एक बार ढंग से पढ़ लिया तो बड़े आराम से 35 to 40 मार्क्स तक आप जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका अटेम्प्ट रेशियो होना चाहिए। यहां से ये इतने मार्क्स का आएगा। अब देखो 60 मार्क्स का पेपर आ रहा है और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपको 25 मार्क्स लेने हैं, तो बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है आप लोगों के लिए, बड़े इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अगर ये दोनों मैं क्राइटेरिया मानता हूं तो यहां से आप मिनिमम 60 और मैक्सिमम 70 मार्क्स तक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन ये सब कुछ एवरेज स्टूडेंट के बेस पे चल रहा है। ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत हाई प्रोफाइल है वो कुछ नहीं कर सकते, उनका हम अभी वो कितना भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 2 जो कॉम्प्लेक्स मॉडर्न एंड टोपोलॉजी है, एंड यूनिट 3 जो अप्लाइड का मेनली सेगमेंट होता है। ठीक है, अब यूनिट 2 में कॉम्प्लेक्स ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स के आसपास आता है, ये ऑलमोस्ट 40 to 45 मार्क्स के आसपास आता है, ये 12 to 15-16 मार्क्स के आसपास आता है। यानी कि ओवरऑल यूनिट जो होता है 80 to 90 के बीच में जनरली वेरी करता है। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर आप एक सिस्टमैटिकल मेथड से पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ठीक है, जैसे किसी फंक्शन को कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए लेवलेस थ्योरम है, एक्सटेंशन ऑफ लेवलेस थ्योरम है, ओपन मैपिंग थ्योरम है, क्लोज मैपिंग थ्योरम है। उसके बाद टेलर सीरीज का यूज करना किसी एनालिटिक फंक्शन की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए, या रेजिड्यू यूज करना किसी इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। जैसे सिंपल हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन के बेस पे, और आप उठा के देख लो नेट जेआरएफ का कोई भी क्वेश्चन, वो रेजिड्यू की हेल्प से जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 4 कंसेप्ट है रेजिड्यू में, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोबियस फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट होगा। उसके अलावा अगर आप जाओगे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का सेगमेंट है, कांस्टेंट को प्रूफ करने के लिए थ्योरम है, मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल है, मिनिमम मॉडुलो प्रिंसिपल है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल है, और टेलर सीरीज का एप्लीकेशन है। अगर इनको एक बार रीड अप कर ले ढंग से, जो मेनली अगर आप चैप्टर जानते हैं तो चैप्टर 3 की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसको आप ढंग से डिस्कस कर लें तो आपके ये 15 मार्क्स बड़े आराम से आ सकते हैं। इससे ज्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो। ठीक है, आप, मैं नहीं कह रहा कि आप 30 के 30 अटेम्प्ट करो, 15 मार्क्स, और आप देख सकते हो आज अपना नोटबुक उठा के कि मेरा ये सेगमेंट अच्छा है। अगर अच्छा नहीं है तो आप उसको देख सकते हो, और अगर आपको किसी को भी सजेशन चाहिए तो यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि इस सेगमेंट में से ये अभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा, इसमें मेनली मैं आप प्रेफर करता हूं कि आप रिंग थ्योरी पढ़िए एंड नंबर थ्योरी पढ़िए। ठीक है, और ग्रुप थ्योरी में से सिर्फ साइलोस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी का जो सेगमेंट है वहां से ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, और वो क्वेश्चन कहीं से भी मिक्स होके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें साइलो थ्योरम भी ऐड कर देता है, क्लास इक्वेशन भी ऐड कर देता है, नॉर्मल भी ऐड कर देता है, कोशेंट भी ऐड कर देता है। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के भी अटेम्प्ट करना थोड़ा टफ हो रहा है अगर आप पिछले 4 सेगमेंट उठा के देख लो। और जो इजी क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सब लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो ये जो मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी का सेगमेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। 3 क्वेश्चन जल्दी आने हैं, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा जो ऑलमोस्ट सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, वो आपको भी बेसिक नॉलेज होगा, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन लिटिल बिट टफ होते हैं, जो एवरेज के अबव होते हैं। जल्दी वो अटेम्प्ट करने के लिए या तो टाइम चाहिए, और अगर टाइम दोगे तो हो सकता है दूसरे क्वेश्चन की कॉस्ट पे हो। तो सजेशन सिंपली होता है आप फोकस करिए रिंग थ्योरी एंड नंबर थ्योरी, और इसमें से बड़े आराम से आप 15 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ग्रुप अगर कवर करना चाह रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपका वो हो गया, तो 15 से 20 मार्क्स। मैं इस सेगमेंट से आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 35 to
40 मार्क्स, इससे ज्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 60 मार्क्स यहां से, 35 मार्क्स यहां से, दोनों यूनिट में से हमारे पास 95 आ गए, प्लस जर्नल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स, 15 मार्क्स, तो आपके पास 110 मार्क्स हो गए जो आप जेआरएफ के आसपास आ गए। ठीक है, अब देखो यूनिट 2 एंड यूनिट 3, अब आपको यहां डिसीजन लेना होता है यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में से। यूनिट 3 भी ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का आएगा, 80 to 85 मार्क्स का आता है। ठीक है, जल्दी अगर ओडी की बात करें तो 20 मार्क्स के आसपास होता है, पीडी भी ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के आसपास होता है। ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं, एवरेज डिस्कशन कर रहा हूं। न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट 15 मार्क्स है, ये भी ऑलमोस्ट 15 मार्क्स है, ये भी ऑलमोस्ट 15 मार्क्स है, और ये 12 मार्क्स के आसपास है। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 to 85 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। मेरा आपको सजेशन होगा कि क्लासिकल जनरली नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स अगर आपने एमएससी में अच्छे से पढ़ा है या अभी करंट में रिवाइज करा है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, अदरवाइज थोड़ा बहुत तो फिजिक्स का नॉलेज चाहिए। तो इसलिए वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी भी क्लासिकल नहीं टच करा है या एमएससी के बाद यहां आपने तैयारी नहीं करी है, तो अभी उसको टच नहीं करना है। ठीक है, यहां से बेनिफिट बहुत कम होता है। न्यूमेरिकल भी जो डिस्कस किया जाता है, अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बड़ा सिंपल से होते हैं, लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन टफ होते हैं। तो इन 4 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, तो अभी के लिए सजेशन होता है कि इसको भी छोड़ दिया जाए। बाकी ये 30 और ये 50 सॉरी 40, ऑलमोस्ट 70 और मेनली 60 मार्क्स मिनिमम यहां से आएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरली वेरी करता है, ये अगर 15 मार्क्स का है तो ये ऑलमोस्ट 11 मार्क्स का आएगा, ये 15 मार्क्स का है तो ये 11 मार्क्स का आएगा। तो आपके जो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो ऑलमोस्ट 60 मार्क्स के आएंगे। अब इस 60 मार्क्स में से हमें चाहिए सिर्फ 25 मार्क्स। ठीक है, मैं उन स्टूडेंट की अभी डिस्कशन ले रहा हूं जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जिनका मेन कोर सब्जेक्ट है एमएससी में मैथमेटिक्स। स्टेट बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए यूनिट 4 में स्विच करना होगा। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 4 की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या पढ़ना है यूनिट 4 में से वो भी डिस्कस करेंगे, कहां से पढ़ना है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप ये 3 यूनिट बड़े सिस्टमैटिकली मैनेज कर सकते हो, मैंने सिर्फ पहले 2 यूनिट में आपको टारगेट कर दिया 110 मार्क्स, अगर यहां से 25 आगे से 135 हो गए तो ये 25 मार्क्स हैं आपका बैकअप। जो अगर लास्ट एग्जाम की बात करेंगे उसमें 100.5 मार्क्स कट ऑफ गई थी। अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो, इन 2 यूनिट की तैयारी भी कर ली या फर्स्ट और थर्ड यूनिट की भी ढंग से तैयारी कर ली आपने, तो फर्स्ट और थर्ड यूनिट देखो 120 प्लस 80 मिनिमम 200 मार्क्स का पेपर आ रहा है, और 200 में से आप 100 मार्क्स लेना बड़ा आराम से पॉसिबल है 50% अटेम्प्ट करके भी। तो ये नहीं है कि मुझे सब कुछ पढ़ना है। तैयारी कैसे होती है, इनिशियल फेज पे नॉलेज पढ़ना होता है, पहले 3 महीने आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है ताकि हर सब्जेक्ट का बेस पता लग जाए। उसके बाद लास्ट 1.5 मंथ और 2 मंथ जो होते हैं वो आपको टारगेट करना होता है कि अब मेरे को जेआरएफ कैसे लेना है। ठीक है, तो जो मेनली कोचिंग करने का भी तरीका होना चाहिए, जितना प्रेशर लेना है पहले 3 महीने में आप कवर अप कर लीजिए सिलेबस कवर करने में। और वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस पहले 3 महीने में मैक्सिमम कवर है और लास्ट 3 महीने में मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस में वो बैठा है, वो डेफिनेटली जेआरएफ के बहुत पास होता है। ठीक है, जल्दी बहुत सारे कोचिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो स्टार्टिंग में एडमिशन के चक्कर में बड़े आराम से पढ़ाते हैं कि अभी पहला बैच चला लिया, दूसरा बैच चला लिया, बड़े स्लो आपको पढ़ा दिया जाता है और लास्ट में 10-10 घंटे 8-8 घंटे क्लासेस दी जाती हैं। यहां आपको क्लिक करना चाहिए कि ये गड़बड़ चल रहा है। जब आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका फ्लो स्मूथ होना चाहिए। आप अज्यूम करते हैं कि 4.5 महीने की तैयारी करते हैं और 4.5 महीने में 3 मंथ जो है वो आपकी स्टार्टिंग फेज है और 1.5 मंथ जो है वो आपको फाइनल प्रिपरेशन का फेज है। ये लर्निंग फेज है और ये
एप्लीकेशन फेज है, जहां पे आपको एक्चुअल में चेक करना होता है कि हमें एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, इस 3 मंथ के फेज में अगर आपने 80% सिलेबस कर लिया है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। अगर ऐसा हो रहा है कि लास्ट 1.5 महीने में आप 8-8 घंटे क्लास में बैठे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी नहीं होगी, और सेल्फ स्टडी नहीं है तो डेफिनेटली आप अच्छी पोजीशन पे नहीं। तो इसलिए जब भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो एक प्री प्लान स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि मुझे इस 3 महीने में क्या करना है, नेक्स्ट 1.5 महीने में क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस ये चीजें मिस हो गई हैं तो अभी भी मैनेजेबल है। ठीक है, एटलीस्ट अपने सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट करिए। 3 यूनिट है, उसमें से आपका एरिया देखिए कि मेरा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे कौन से पार्ट में ज्यादा बेनिफिट होगा। आप तीनों यूनिट को 100% नहीं कर सकते। अगर रियल पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो रियल में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम लिमिट है। रिवीजन करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो इसलिए एग्जाम की तैयारी के लिए सिस्टमैटिकल पढ़ना है आपको। ठीक है, यूनिट 4 वो स्टूडेंट जो स्टैट बैकग्राउंड से हैं या जिनको मैथ्स है और स्टैट पहले कभी पढ़ा हुआ है, तो स्टैट और ये 120 मार्क्स का पेपर आना है। यहां से जो स्टैट बैकग्राउंड से हैं वो ऑन एन एवरेज यहां पे 60 मार्क्स टारगेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, ओडी एंड पीडी, यहां से एक सब्जेक्ट, यहां से एक सब्जेक्ट, और यहां से ये 2 सब्जेक्ट। ये अगर पिक कर लोगे तो आप बड़े सिस्टमेटिकली इस एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जो स्टैटिक पढ़ना चाह रहे हैं, एक मार्कोव चेन का कंसेप्ट है वो पढ़ लीजिए, और एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पढ़ लीजिए। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंटर लिमिट थ्योरम और लार्ज लिमिट लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे सेंटर लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि जितना भी डेटा है रियल लाइफ में हम उसको किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, और एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन बने जाते हैं अगर आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम, लार्ज लिमिट थ्योरम ये आपको अगर पता है। ठीक है, तो मार्कोव चेन का कंसेप्ट जो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन देके जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस का कंसेप्ट, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, 4 से 5 मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 हैं जो मेनली आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, बट बहुत ज्यादा इस पे फोर्स नहीं करना। अगर आप नहीं पढ़े हो स्टैट या आपकी अभी तैयारी नहीं है तो अभी आपको तैयारी दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये तभी आपको इसको हाथ लगाना है अगर आप इन 3 यूनिट में कंफर्ट हो। ठीक है, थोड़ा और इसको टेप ड्राइव लेके जाते हैं। ये है आपका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। पहला यूनिट 117 मार्क्स के आसपास आएगा, सेकंड यूनिट 85, थर्ड यूनिट 83 के आसपास, और फोर्थ यूनिट 120। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए कोर सेगमेंट ये है, उसमें से भी कोर सेगमेंट ये है। यहाँ पे आपको 60 मार्क्स मिनिमम टारगेट करने होते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 to 30 मार्क्स टारगेट कर लीजिए, और यहाँ पे भी 25 to 30 मार्क्स टारगेट कर लीजिए। अब किसी ने अगर एनालिसिस नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा कि कौन सा सेगमेंट मुझे इंप्रूव करना है, कौन सा सेगमेंट छोड़ना है। तो वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आज की डेट में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनालिसिस ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स का आएगा, जिसमें से हम टारगेट करते हैं हमेशा 25 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करें। यहां से ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है जनरली। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंपली 15 मार्क्स का, अलजेब्रा में से भी सिर्फ ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स का। टोपोलॉजी आपकी चॉइस है, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, पहले पढ़ा हुआ है तो यू शुड गो फॉर दिस, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। ओडीपीडी इंटीग्रल यहां से 30 मार्क्स, इसको आप लीव कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं ऑप्शन है बैकअप के लिए, अगर आपने ये अच्छा कर रखा है तो फिर यहां से कोई ना कोई एक स्कोप ले सकते हैं। 30 एंड दिस इज 65, सॉरी ये हो गया 30 और ये 65, तो 125 मार्क्स आपके पास हो गए, प्लस जनरल एप्टीट्यूड मिनिमम 10 मार्क्स ले सकते हैं, 135 मार्क्स। ठीक है, और 135 का कर क्या होगे तो 120 तक बड़े आराम से ले सकते हो, प्रोवाइडेड
मार्जिन कितना है, 15 क्वेश्चन का, 15 मार्क्स का मार्जिन रखा है। 15 मार्क्स यानी कि 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस या 5 क्वेश्चन सिंगल चॉइस, ठीक है। और ऑन एवरेज इतने ही जनरली गलत होते हैं अगर आप इतना सिस्टमैटिकली चल रहे हो। अगर आप गलतियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं, 8-9 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको 150 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा। तो मेनली की चीज क्या है, अटेम्प्ट करने की तरफ मत भागो। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर उसका टाइम दीजिए, उसको स्ट्रक्चर करिए। पार्ट 3 का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको बड़े सिस्टमेटिकली 6 मिनट उस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट होकर बैठ जाओ। गारंटी देते हैं कि अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ा है तो क्वेश्चन जरूर होगा। आप जल्दबाजी के चक्कर में पार्ट 3 का जो क्वेश्चन आपके डोमेन का है उसको अगर 2-3 मिनट में ट्राई करते हो तो गलती होने के चांसेस है। अगर पार्ट सी के 15 क्वेश्चन को आपने 90 मिनट दे दिए तो आप गारंटी है कि एग्जाम में बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये रूल फिक्स कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने कर लिया है तो आपके हाथ में जेआरएफ का सर्टिफिकेट जरूर होगा, ठीक है। ये है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड यूनिट्स हैं। रियल में अब देखो क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज कितने हैं, रियल और लीनियर में से 12 क्वेश्चन पार्ट बी में से आते हैं, ठीक है। देखो यहां से 2 क्वेश्चन आपके डोमेन में जरूर होंगे। अब क्वेश्चन जनरली कैसे चूज करने हैं, रियल एनालिसिस के पार्ट बी में 6 क्वेश्चन आ गए। अगर आपके 2 क्वेश्चन क्लिक हो गए तो ट्राई करो कि बाकी क्वेश्चन अगर टफ लग रहे हैं तो उसको नहीं करेंगे। यहां से ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट होते हैं, क्योंकि लीनियर का सेगमेंट है, बहुत सारे ऑप्शन डिस्कार्ड भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से पार्ट बी के क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं, 2 क्वेश्चन। मॉडर्न अलजेब्रा में से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन, ठीक है। टोपोलॉजी हम स्किप कर देते हैं अभी, ठीक है। ओडी में एक्सेप्ट कर रहे हैं 1 क्वेश्चन, पीडी का 1 क्वेश्चन, इंटीग्रल एंड सीओवी 3 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन इजी आते हैं। अगर मैं टोटल क्वेश्चन देखूं 6 + 4 10 एंड 4 14 क्वेश्चन आपने यहां से कर दिए। अब या तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पिक कर लो या आप इसको इंप्रूव कर लो। मेरा टारगेट क्या है, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन उसके लिए या तो आपका स्टैट अच्छा है, अगर स्टैट अच्छा नहीं है तो इस यूनिट में से इंप्रूवमेंट कर सकते हो या इस यूनिट में से इंप्रूवमेंट। 7 में से मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 12 में से मैंने सिर्फ 6 अटेम्प्ट करे, तो यहां आपके पास 1 क्वेश्चन का मार्जिन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, आराम से 50% अटेम्प्ट, 3 क्वेश्चन डिस्कार्ड करके भी ऑप्शन हो सकते हैं। सेम चीज यहां से 9 क्वेश्चन है, तो 9 में से 4 क्वेश्चन आपकी रेंज में जरूर होंगे, वो ही 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लगता है कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा थ्योरी दी हुआ है, बहुत ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको रिव्यू के लिए छोड़ो। क्वेश्चन स्टार्टिंग में वही उठाओ जो इजीली आपको दिखते हैं कि ये बेसिक सी चीजें यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप कोई भी पिछले 15 साल के पेपर उठा के देख लो, रियल में से 15 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 7 क्वेश्चन हर साल आपसे अटेम्प्ट हो रहे होंगे, ठीक है। यहां से 8 में से ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो 3 क्वेश्चन जो बाइलिनियर, इनर प्रोडक्ट और क्वाड्रेटिक को लिंक करके पूछता है, वो क्वेश्चन जनरली टफ होते हैं। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से अटेम्प्ट होने वाले होते हैं, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में से ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन, मॉडर्न अलजेब्रा में से 2 से 3 क्वेश्चन, टोपोलॉजी छोड़ देते हैं अभी। ओडी एंड पीडी में से 5 क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन आपके डोमेन में जरूर होंगे, ठीक है। इंटीग्रल एंड सीओवी यहां से 3 क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन आपके डोमेन में से जरूर होंगे, ठीक है। ये आपका बैकअप है, 17 क्वेश्चन और +2 19 क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से अगर आप मार्कव चेन या वगैरह पढ़ के जाते हैं तो यहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी जरूरत नहीं है। यहां से देखोगे 2 + 2 4 +3 7 +9 16 क्वेश्चन आपके रीजन में आ गए। मैंने टारगेट आपको 15 क्वेश्चन का दिया है, तो ये देख के आप देखिए कि कहां से मैंने रियल में आज की डेट में क्या पढ़ा हुआ है और मेरे को क्या क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है।
वो सारा आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस और एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, आपका टारगेट है पार्ट बी में 15 क्वेश्चन को टारगेट करना है, लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, मेरे को इसका लॉजिक पता है। ठीक है, ये नहीं कि इन 15 क्वेश्चन में भी डाउट है, एक ऑप्शन नहीं आता तो तुक्का मार के आ जाओ, ऐसा नहीं। ऑप्शन सही है तो रीजन बताइए, ऑप्शन गलत है तो काउंटर एग्जांपल अगर पता है। ठीक है, क्योंकि आपके देखो 40 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन पे आपको टारगेट दे रहा हूं, यहां 60 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि 16 क्वेश्चन करके आ जाओ। उसके बावजूद अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, प्लान नहीं बना रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है, जो आपने पिछले 6 महीने या तैयारी कर रहे हैं प्रॉपरली, आप अपनी इतनी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, वो वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो ये ओवरऑल आपका पैटर्न है। बाकी आपको और कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।